Hello everyone, welcome to Arranger Academy. In this video, we are going to start NCERT solutions of next chapter of class 7 science, that is chapter number 6, physical and chemical changes. Okay, so let's start the video. The first question of the chapter is classify the changes involved in the following processes as physical or chemical changes. आपको यहाँ पे जो प्रोसेस दिए हैं उनको बताना है इन प्रोसेस में से कौन सा फिजिकल चेंज है एंड कौन सा केमिकल चेंज है. So let us start with knowing the definitions of physical and chemical changes. Physical and chemical changes क्या होता है? So physical changes are changes in the physical properties of a substance where no new substance is formed. जो फिजिकल चेंजेस होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते हैं. ओके, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस. ओके, एंड इसमें कुछ भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता. ओके, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. ओके, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. वेयर एज जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है. ओके, दीज आर द चेंजेस इन विच कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस गेट चेंज. जो केमिकल चेंज होता है उसमें किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज. एंड इसमें जो केमिकल चेंजेस होते हैं इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं. ओके, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रोसेस दैट इज फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा? फिजिकल चेंज की केमिकल चेंज? तो फोटोसिंथेसिस विल बी केमिकल चेंज. ओके, क्या आप फोटोसिंथेसिस होते हुए देख सकते हो? नो, यू कांट सी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है हमने लास्ट या प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके क्या फॉर्म करता है? दे फॉर्म ग्लूकोज. ओके, वो ग्लूकोज फॉर्म करता है. सो ये क्या हो रहा है? ये एक केमिकल चेंज हो रहा है, कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. ओके, सो केमिकल चेंजेस में कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तो ये क्या होगा? ये केमिकल चेंज होगा. बी इज डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर. शुगर का जो डिजॉल्व होता है वाटर में वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? सो डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज. ओके, ये एक फिजिकल चेंज है बिकॉज जो शुगर हम डिज़ोल्व कर रहे हैं वाटर में ये प्रोसेस रिवर्सिबल है. ओके, इस प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं बाय एवेपोरेशन. जो ये प्रोसेस है डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर ये हम एवेपोरेशन से रिवर्स कर सकते हैं इस चेंज को. और इसमें कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा, हमें वापस ओल्ड सब्सटेंस हमारे मिल सकते हैं. सो इसीलिए ये एक फिजिकल चेंज है. सी इज बर्निंग ऑफ कोल. जो कोल का बर्निंग होता है वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? सो दिस इज अ केमिकल चेंज बिकॉज जो कोल का बर्निंग होती है हमें कोल की जब बर्निंग होगी तो एक न्यू सब्सटेंस प्रोवाइड होगा. ओके, हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलेगा. और अनदर थिंग इज ये जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है. ओके, जो ये प्रोसेस था वो भी इरिवर्सिबल था. सो बर्निंग ऑफ कोल इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस. हम वापस वही कोल को वापस नहीं ला सकते. ओके, एंड जो कोल बर्न हो जाएगा उससे हमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, इसलिए ये एक केमिकल चेंज है. डी इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स. जो वैक्स की मेल्टिंग होती है वो कौन सा चेंज है? सो दिस इज अ फिजिकल चेंज. ओके, जो वैक्स की मेल्टिंग होती है वो एक फिजिकल चेंज है एंड दिस इज अ रिवर्सेबल चेंज. आपने कुछ कैंडल्स देखी होंगी, वो कैंडल्स रीयूजेबल होती है, मतलब आप उनको वापस यूज़ कर सकते हो. तो उन कैंडल्स में होता क्या है, एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वैक्स रखा रहता है और आप उसको बर्न कर सकते हो यहाँ से. सो जो वो वैक्स रहता है जब आप उसको बर्न करते हो तो वो वैक्स मेल्ट हो जाता है. एंड जब आप उसको ये जो फ्लेम है उसको ऑफ कर दोगे और थोड़ी देर के लिए वापस उस जो कैंडल है वैक्स वाली कैंडल उसको रख दोगे तो वापस वो फ्रीज हो जाएगा. सो ये जो चेंज है वो फिजिकल चेंज है और रिवर्सिबल चेंज है. ओके, क्योंकि हमें इसमें कुछ न्यू सब्सटेंस प्रोवाइड नहीं हो रहा है, कुछ भी न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है इसीलिए. ई एस बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक अ एल्यूमिनियम फॉयल. जो एल्यूमिनियम की बीटिंग होती है टू मेक अ एल्यूमिनियम फॉयल इज अ केमिकल और अ फिजिकल चेंज. सो दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज बिकॉज जो एल्यूमिनियम है हम उसको बीट करके फॉयल बना रहे हैं. ओके, बट जो एल्यूमिनियम है हम उसको मेल्ट करके वापस एल्यूमिनियम भी बना सकते हैं. ओके, कोई भी हमें इसमें न्यू सब्सटेंस प्रोवाइड नहीं हो रहा है, कोई भी हमें न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है. जो एल्यूमिनियम है बीटिंग हमने एल्यूमिनियम की बीट करी, अगर हम उसको वापस मेल्ट कर देंगे तो वापस हमें वो रॉ फॉर्म में मिल जाएगा. ओके, सो इसलिए ये फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें कुछ भी न्यू सब्सटेंस प्रोवाइड नहीं हो रहा.
F इज डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड का डाइजेशन होता है वो कौन सा चेंज है? सो दिस इज अ केमिकल चेंज। जो फूड का डाइजेशन है वो एक केमिकल चेंज है, वो आपकी बॉडी के अंदर होता है एंड उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं एंड जिसमें न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म होता है। जो आपका फूड है वो ब्रेक होता है, वो ब्रेक होके जितना भी जो यूजफुल सब्सटेंस होता है वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है एंड जो भी अनयूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो आपकी बॉडी एक्सक्रीट कर देती है। ओके, सो डाइजेशन ऑफ फूड इज अ chemical change. So here are the answers. First one was chemical change, B one was physical change, C is chemical change, D and E is physical change, and F is chemical change. So this was the first question. Question number 2 is state whether the following statements are true or false. In case a statement is false, write the correct statement in your notebook. यहाँ पे आपको true and false बताना है. So the first question is A. कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज। जो वुड होता है, वुड का लॉग है, अगर उसको हम बीच में से कट कर रहे हैं तो वो एक केमिकल चेंज है। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स बिकॉज जो अगर आप किसी वुड के लॉग को बीच में से कट करोगे सो इससे हमें कोई भी एक न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा। ओके, सिर्फ उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहा है, कोई भी उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं आ रहा। सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स बिकॉज कटिंग अ लॉग ऑफ वुड है वो एक फिजिकल चेंज है, वो एक केमिकल चेंज नहीं है। सो कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इज अ फिजिकल चेंज। ये क्या है? ये एक फिजिकल चेंज है। ओके, सेकेंड इज बी इज फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। जो लीव्स होती हैं उनसे जब मैन्योर बनता है तो वो एक फिजिकल चेंज है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ये भी फॉल्स है क्योंकि जो मैन्योर बनता है लीफ से वो एक केमिकल चेंज है, वो एक फिजिकल चेंज नहीं है, वो केमिकल चेंज है। ओके, जब हम जो लीव्स होती हैं, ट्रीज़ की लीव्स होती हैं, वो नीचे गिर जाती हैं तो उनसे हम मैन्योर बनाते हैं, फर्टिलाइज़र जैसे वो काम करता है। सो वो एक न्यू चेंज हो रहा है, उससे एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए वो एक केमिकल चेंज है। सी इज आयरन पाइप कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्ट ईजीली। जो आयरन पाइप्स होते हैं उनको अगर जिंक से कोट किया जाए तो वो जल्दी से रस्ट नहीं होते। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ओके, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर हम आयरन पाइप्स को जिंक से कोट कर दें तो वो जल्दी रस्ट नहीं होते। डी एस आयरन एंड रस्ट आर सेम सब्सटेंस। जो आयरन एंड रस्ट होती है वो दोनों सेम सब्सटेंस है। सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स बिकॉज जो आयरन एंड रस्ट है वो दोनों अलग अलग सब्सटेंस है, वो सेम सब्सटेंस नहीं है। सो आयरन एंड रस्ट आर नॉट द सेम सब्सटेंस। ओके, आर नॉट द सेम सब्सटेंस, ये इसकी न्यू स्टेटमेंट होगी। ई एस कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। जो स्टीम की कंडेंसेशन होती है वो एक केमिकल चेंज नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, वो केमिकल चेंज नहीं है। ये क्यों एक केमिकल चेंज नहीं है? क्योंकि जो स्टीम की कंडेंसेशन हो रही है उससे हमें क्या मिलेगा? उससे वाटर फॉर्म होगा। कंडेंसेशन एक्चुअली होता क्या है? जब आप एक बीकर लोगे, उसको नीचे से हीट करोगे, ओके, इस बीकर में वाटर है, इसको जब आप हीट करोगे तो जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा। अगर आप इसके ऊपर एक प्लेट रख दोगे या कुछ रख दोगे सब्सटेंस, तो ये जो वाटर है उसकी स्टीम यहाँ पे जाके सेटल हो जाएगी। ओके, और ये स्टीम के जब ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो वापस नीचे गिरेंगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन से हमें क्या मिल रहा है? कंडेंसेशन से हमें वाटर मिल रहा है। सो इससे कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा, कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं हो रहा है। सो इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी कि कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। सो हियर आर द आंसर्स रिटन। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. सो द थर्ड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए हैं उनको आपको फिल करना है। सो ए इज when carbon dioxide is passed through lime water it turns milky due to the formation of। जब कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड एज लाइम वाटर। ओके, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। सो ये था कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, हाइड्रोक्साइड। So this is calcium hydroxide. When carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to the formation of। ये मिल्की टर्न क्यों हो जाता है? किसके फॉर्मेशन से? सो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O दैट इज वाटर। अगर हम इस रिएक्शन को देखें
तो CO2 जब CaOH2 के साथ मिक्स होता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स होता है, तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, जिसकी वजह से जो ये पूरा सोल्यूशन है वो मिल्की हो जाता है। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 इज कैल्शियम कार्बोनेट, NH2O इज फॉर्म्ड। सो ये रिएक्शन थी इस पूरे प्रोसेस की। सो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से ये मिल्की टर्न हो जाता है, ये एक वाइट कलर का PPT होता है। BS द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, जो बेकिंग सोडा होता है उसका केमिकल नेम क्या है? सो द केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, जो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड द फॉर्मूला इज, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है उसका फॉर्मूला इज NaHCO3। ओके, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका केमिकल नेम है, एंड द कॉमन नेम इज बेकिंग सोडा। C is two methods by which rusting of iron can be prevented are, रस्टिंग ऑफ आयरन किस दो मेथड से प्रिवेंट हो सकती है? सो द फर्स्ट मेथड इज पेंटिंग एंड सेकंड इज गैल्वनाइजेशन। ओके, फर्स्ट आप आयरन को पेंट कर सकते हो कि किसी भी पेंट से पेंट कर दोगे तो जो आयरन है वो रस्ट नहीं होगी। एंड गैल्वनाइजेशन इज द, जो आयरन होती है उस पर जिंक की कोटिंग होती है और इसी जिंक की कोटिंग को हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। ओके, सो रस्टिंग किससे प्रिवेंट हो सकती है? पेंटिंग से एंड गैल्वनाइजेशन से। D इज चेंजेस इन विच only dash properties of a substance change are called physical change। physical change में कौन सी properties change होती हैं? physical properties, so the answer will be physical properties। E is change in which new substance are formed are called dash changes। ऐसे कौन से change है जिनमें new substance form होते हैं? तो as I have already told you वो chemical changes होते हैं। so this was the fill in the blanks। let's begin the question number 4, that is when baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of gas. What type of change is it? Explain। जब बेकिंग सोडा में लेमन जूस मिलाया जाता है तो बबल्स फॉर्म होते हैं। ये कौन सा टाइप का चेंज है इसको एक्सप्लेन करना है। जो लेमन जूस है इट इज़ अ एसिड। ओके, जो लेमन जूस होता है वो एक एसिड है, वेयर एज जो बेकिंग सोडा है वो एक अल्कलाई है या बेस है। ओके, एंड हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था जब एसिड एंड बेस मिक्स होते हैं तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, बट यहाँ पे CO2 गैस भी इवॉल्व होती है। ओके, जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो क्या इवॉल्व होता है? CO2 गैस इवॉल्व होती है एंड सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो जो हम इवोल्यूशन ऑफ गैस देखते हैं वो हम CO2 की देखते हैं। ओके, CO2 बबल्स के रूप में इवॉल्व होता है इस रिएक्शन में। ये जो चेंज होगा वो एक केमिकल चेंज होगा, बिकॉज आपने यहाँ पे देखा कि एक सब्सटेंस एसिड था, दूसरा सब्सटेंस बेस था, बट यहाँ पे हमें कोई न्यू सब्सटेंस मिला है। ओके, हमें ये दोनों सब्सटेंस नहीं मिले, हमें कुछ न्यू सब्सटेंस मिला, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। ओके, ये इन दोनों सब्सटेंस से अलग है। अगर हमें जब न्यू सब्सटेंस मिलता है तो वो कौन सा चेंज होता है? वो केमिकल चेंज होता है। So it is a chemical change। Baking soda is a type of alkali and alkali means base। Okay, alkali का मतलब होता है base। And lemon juice contains acid। When the two of them are mixed together, they react and produce salt, as I have already told you, salt, water and carbon dioxide that is liberated in the form of bubbles। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लिबरेट होती है in the form of bubbles। The change in which new substance are produced are called as chemical change। Hence it is a chemical change। हमने यहाँ पे देखा कि जो बेकिंग सोडा है वो बेस है और जो लेमन जूस है उसमें कुछ एसिड होता है। तो जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो वी नो दैट जब एसिड और बेस को हम मिक्स करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पे जो CO2 गैस है वो भी इवॉल्व होती है। बट हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो हमने इनिशियल मिक्सचर्स मिलाए, जो हमने इनिशियल सब्सटेंस यूज़ करे दैट इज़ बेकिंग सोडा एंड लेमन जूस, बट हमें कुछ न्यू प्रोडक्ट मिला। ओके, हमें कुछ अलग प्रोडक्ट मिला दैट इज़ सॉल्ट एंड वाटर एंड CO2। इसलिए ये एक चेंज केमिकल चेंज है बिकॉज न्यू प्रोडक्ट्स आर बीन फॉर्म्ड। ओके, लेट्स बिगिन द क्वेश्चन नंबर 5। When a candle burns, both physical and chemical change take place. Identify these changes। Give another example of a familiar process in which both the chemical and the physical change takes place। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि जब हम एक कैंडल को बर्न करते हैं उसमें फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों प्रोसेस होता है। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है उन चेंजेस को एंड ऐसा ही एक सिमिलर एग्जाम्पल देना है जहाँ पे दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हों। ओके, सो लेट्स बिगिन द आंसर। So when a candle burns, the melting and vaporization of wax of candle is a physical change and combustion of the wax vapor in air is a chemical change।
जो मेल्टिंग होती है और वेपराइजेशन होता है वैक्स का, वो एक फिजिकल चेंज है। आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी कैंडल हो, ओके, ये कोई कैंडल है, अगर आप उसको बर्न करोगे तो वो जो उसकी वैक्स है वो मेल्ट होती है, ओके, वो यहाँ से मेल्ट होती हुई आपको दिखेगी। सो जो उसकी मेल्टिंग हो रही है, इससे क्या होगा, इससे सिर्फ जो कैंडल है इससे सिर्फ उसका शेप चेंज हो रहा है, कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा। सो इसीलिए मेल्टिंग एंड वेपोराइजेशन ऑफ वैक्स इज़ अ फिजिकल चेंज। वेपोराइजेशन का मतलब ये है कि जो वैक्स है वो वेपर में कन्वर्ट हो रही है, ओके, इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। जैसे जो वाटर होता है उसको हम हीट करते हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, सेम एज विद कैंडल, जो वैक्स है वो वेपर में कन्वर्ट हो रही है, उसको वेपराइजेशन बोल रहे हैं। सो जो मेल्टिंग और वेपराइजेशन होती है वो एक फिजिकल चेंज है, बिकॉज इससे कोई भी न्यू सब्सटेंस हमें नहीं मिल रहा एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ उसका फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। एंड कंबशन ऑफ वैक्स वेपर इन एयर इज अ केमिकल चेंज। जो कंबशन हो रहा है वैक्स वेपर का, कंबशन मीन्स हीटिंग, ओके, बर्निंग, कंबशन का मतलब होता है बर्निंग। सो जो वैक्स बर्न हो रही है, इसकी वजह से हमें ये लाइट या जो भी है मिल रही है, फ्लेम मिल रही है, उसको हम बोलते हैं कंबशन। सो कंबशन ऑफ वैक्स इन एयर इज अ केमिकल चेंज। इससे हमें क्या न्यू सब्सटेंस मिल रहा है, इससे हमें फ्लेम मिल रही है, ओके, जो कि एक न्यू सब्सटेंस है। हमें इससे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, जब ये फ्लेम जलती है सो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है इसी से, ओके। सो इसीलिए जो कंबशन हो रहा है, जो वैक्स की बर्निंग हो रही है, ये एक केमिकल चेंज है, बिकॉज न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, हमें एक तो फ्लेम मिल रही है जो कि न्यू चीज़ है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए ये एक केमिकल चेंज है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सच अ प्रोसेस इज च्यूइंग ऑफ फूड। जो इससे सिमिलर है, जिसमें दोनों फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं, वो है च्यूइंग ऑफ फूड। When we chew the food, its shape and form changes, which is a physical change. जब हम किसी भी फूड को च्यू करते हैं तो उसका जो शेप होता है वो पहले अलग होता है, जैसे ही हम च्यू करेंगे उसका शेप चेंज होगा, ओके, उसका फिजिकल नेचर चेंज होगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। सो इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं है, इट इज़ ओनली अ फिजिकल चेंज, ओके, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा, सिर्फ कोई भी पेपर है, जैसे हम पेपर को टीयर कर दें, स्मॉल पेपर में चेंज हो जाएगा, वैसे ही जो फूड है हम उसको च्यू करते हैं तो वो स्मॉलर पार्टिकल्स में हो जाता है। सो ये एक फिजिकल चेंज है। एंड द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस विच इज़ अ केमिकल चेंज। बट यहाँ पे जो सलाइवा हमारे माउथ में प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज या दूसरे सब्सटेंसेस हैं, दूसरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं, वो सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, ओके, जैसे ग्लूकोज है वो किसी और सब्सटेंस में चेंज होगा। सो दिस इज़ अ केमिकल चेंज, वो एक केमिकल चेंज है। हमने फूड को च्यू करा, ओके, ये जो फूड था वो स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज हुआ, क्योंकि हमने इसको च्यू करा तो ये स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज हुआ। ये एक फिजिकल चेंज है, बिकॉज दोनों के सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, नथिंग एल्स। बट यहाँ पे जो सलाइवा होगा हमारे माउथ में, ये उस फूड पे रिएक्ट करेगा, उससे रिएक्शन करेगा, और जो हमारे फूड पार्टिकल्स में जो भी सब्सटेंस है, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, जैसे ग्लूकोज, ओके, सो ये ग्लूकोज किसी और सब्सटेंस में चेंज होगा, ओके, किसी इससे सिंपलर सब्सटेंस में चेंज होगा, तो ये क्या होगा, ये एक केमिकल चेंज होगा। सो दिस वॉज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ कुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। जो कर्ड की सेटिंग होती है वो एक केमिकल चेंज कैसे है। तो लेट्स बिगिन द आंसर। सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज बिकॉज कर्ड इज अ डिफरेंट सब्सटेंस देन मिल्क। जो हम कर्ड बनाते हैं, ओके, जो हम कर्ड प्रोड्यूस करते हैं, जो हम बनाते हैं, वो किससे बनाते हैं, वो हम मिल्क से बनाते हैं, ओके। सो मिल्क इज़ डिफरेंट फ्रॉम कर्ड। जो मिल्क है वो कर्ड से अलग है, ओके। मिल्क एंड कर्ड में बहुत डिफरेंस है, आपने दोनों टेस्ट करे होंगे, सो इनमें दो बहुत डिफरेंस है। सो मिल्क से जब कर्ड बनता है सो हमें एक न्यू सब्सटेंस मिल रहा है। मिल्क फर्स्ट सब्सटेंस है और कर्ड दूसरा सब्सटेंस है, एंड दोनों अलग अलग सब्सटेंस हैं। सो कर्ड इज़ डिफरेंट सब्सटेंस देन मिल्क. When milk is acted upon the lactobacillus bacteria, it changes to form curd. जो मिल्क होती है जब इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक्ट करती है तो कर्ड का फॉर्मेशन होता है, ओके। हम कर्ड कैसे बनाते हैं, हमने मिल्क लिया, ओके, इसमें कुछ स्पून्स कर्ड के डाले, ओके, पहले मिल्क को हीट करा, उसमें कुछ स्पून्स कर्ड के डाल दिए, ओके, जो हमारे पास पहले से कर्ड होगी उसको डाल दिया। तो जो कर्ड होती है उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है, जब ये बैक्टीरिया इस हॉट मिल्क पर एक्ट करेगी तो उससे कर्ड का फॉर्मेशन होगा। एंड वी कैन नॉट रिट्रीव मिल्क बैक फ्रॉम कर्ड, एंड हम इस कर्ड से मिल्क को वापस नहीं ला सकते।
Hence setting of curd is a chemical change. Okay, फर्स्टली जो मिल्क एंड कर्ड है वो दोनों अलग अलग हैं. ओके, मिल्क एंड कर्ड आर टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, मिल्क से हमें कर्ड मिल रहा है जो कि एक न्यू सब्सटेंस है. सेकंड, जो हम कर्ड बनाते हैं या जो सेटिंग ऑफ कर्ड है उससे हम वापस मिल्क को बैक नहीं कर सकते, वापस मिल्क नहीं बना सकते. सो दिस इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस. ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है. ओके, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते. सो इसीलिए भी ये एक केमिकल चेंज है बिकॉज हमें एक न्यू सब्सटेंस मिल रहा है और सेकेंडली इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस. दैट्स व्हाई सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain why burning of wood and cutting it into small pieces are considered as two different types of changes. जो burning of wood होती है और cutting of wood होती है वो दोनों अलग अलग changes क्यों हैं? So let's begin the answer. Burning of wood is a chemical change because it produces smoke. Wood cannot be retrieved back from smoke and the chemical composition of smoke is different from wood. जो wood होती है जब हम उसको burn करते हैं सो उसमें से स्मोक निकलता है. ओके, जब हमने वुड को बर्न करा तो दैट प्रोड्यूसेस स्मोक. ओके, स्मोक एंड वुड आर टू डिफरेंट थिंग्स. जो स्मोक है वो वुड से बहुत अलग है, वो दोनों अलग हैं. ओके, इसका केमिकल कंपोजिशन कुछ और होगा एंड वुड का केमिकल कंपोजिशन कुछ और होगा. सो ये दोनों जो चीज़ है या जो सब्सटेंस है वो दोनों अलग अलग सब्सटेंस है. सो जब हम वुड को बर्न कर रहे हैं तो हमें एक न्यू सब्सटेंस मिल रहा है. ओके, हमें स्मोक मिल रहा है, दैट इज़ अ न्यू सब्सटेंस. एंड सेकेंड थिंग इज वी कांट रिट्रीव वुड फ्रॉम स्मोक. हम स्मोक से वुड वापस नहीं बना सकते. सो दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. ये क्या है? ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है. इसलिए जो ये प्रोसेस है बर्निंग ऑफ वुड इट इज़ अ केमिकल चेंज. ओके, ये एक केमिकल चेंज है. वेयर एज कटिंग ऑफ वुड इनटू स्मॉल पीसेस इज अ फिजिकल चेंज. जो हम वुड को कट करते हैं वो एक फिजिकल चेंज है बिकॉज वी कैन नॉट रिट्रीव द सेम लॉग ऑफ वुड फ्रॉम कट पीसेस बट देयर इज नो डिफरेंस इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पीसेस ऑफ वुड एंड अ लॉग ऑफ वुड. सो जो कटिंग ऑफ वुड है वो एक फिजिकल चेंज है बिकॉज जो हमने ये वुड का लॉग लिया, ओके, हमने इसको बीच में से कट करा तो हमें क्या मिला? हमें स्मॉलर पीसेस ऑफ वुड मिले. ओके, बट जो ये सब्सटेंस है और ये जो सब्सटेंस हमें मिला है वो दोनों सेम है. ये भी वुड है एंड ये भी वुड है. हमें कोई न्यू सब्सटेंस मिला क्या? नो, हमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं मिला. इसीलिए जो कटिंग ऑफ वुड है इट इज़ अ फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस एंड फॉर्म. एंड इसका कंपोजिशन और इसका कंपोजिशन, इन दोनों का कंपोजिशन सेम है, कुछ डिफरेंस तो हुआ नहीं है बट इसका सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें चेंज हुआ है, इसकी साइज छोटी हो गई है. सो दिस इज़ अ फिजिकल चेंज. सो जो बर्निंग ऑफ वुड है इट इज़ अ केमिकल चेंज एंड कटिंग ऑफ वुड इज़ अ फिजिकल चेंज. So the eighth question is describe how crystals of copper sulfate are prepared. यहाँ पे आपको बताना है कि जो कॉपर सल्फेट है उसके क्रिस्टल्स कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं. So the crystals of copper sulfate can be prepared by the process of crystallization. ओके, जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है उससे हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बना सकते हैं. तो क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस. ओके, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि कोई सब्सटेंस रहता है, ओके, कोई लिक्विड सब्सटेंस रहता है, उसको हम सॉलिड में चेंज करते हैं, उसको हम क्रिस्टल्स में चेंज करते हैं. सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. नाउ लेट्स सी द स्टेप्स. So the crystals of copper sulfate can be prepared by the process of crystallization as I have already told you. The steps are: take a beaker and fill it with water. Add few drops of dilute sulfuric acid in the water. Heat the water. आपको एक बीकर में वाटर लेना है. ओके, यू हैव टू टेक वाटर इन अ बीकर. एक बीकर है उसमें वाटर लेना है. इस वाटर में आपको कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है. ओके, इसका यूज़ मैं बाद में बताऊंगी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ क्या है. सो आपको इसमें कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है इस वाटर में एंड देन इस वाटर को हीट करना है. ओके, सो आपने बीकर में वाटर लिया. जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि बीकर में वाटर लिया, उसमें कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाली. Second step is now add copper sulfate powder in it when it start boiling with slow and constant stirring. So आपको उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है जब ये बॉईल करना स्टार्ट कर दे. ओके, विथ स्लो एंड कांस्टेंट स्टिरिंग. आपको स्लोली, जो ये बीकर है उसमें एक ग्लास रॉड आती है, उससे इसको कॉन्स्टेंटली एंड स्लोली स्टिरिंग करना है. स्टिरिंग मतलब हिलाते रहना है. ओके, जो ये पानी है
जो ये वाटर है इसको हिलाते रहना है ये जो कॉपर सल्फेट का पाउडर डालते टाइम। ओके, कंटिन्यू एडिंग द पाउडर अंटिल नो मोर कॉपर सल्फेट कैन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। आपको इसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर तब तक डालना है जब तक ये जो सोल्यूशन है वो सैचुरेट ना हो जाए। ओके, सैचुरेट मीन्स अब जो ये वाटर है इसमें और कॉपर सल्फेट डिजॉल्व ना हो सके तब तक आपको ये पाउडर डालना है। ओके, नाउ जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाला उसका यूज़ ये है कि जो हमने कॉपर सल्फेट पाउडर लिया उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। सो उन इम्प्योरिटीज़ को डिजॉल्व करने के लिए हम ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं वाटर में। ओके, सो कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहती हैं, उनको डिजॉल्व करने के लिए हम ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। नाउ द लास्ट स्टेप इज, now leave it undisturbed to cool down. As it cool down we will notice after some time the crystals of copper sulfate in the beaker। जो आपने ये बीकर लिया ओके उसका फ्लेम से हटा दोगे एंड उसको कुछ टाइम तक कूल होने रहोगे विदाउट डिस्टर्बिंग इट। ओके, इसको डिस्टर्ब मत करना एंड इसको कुछ टाइम तक कूल होने देना। जब आप इसको कूल करोगे तो आपको क्रिस्टल्स बीकर में दिखेंगे। अगर आपको और अच्छे क्रिस्टल्स चाहिए तो ये जो सोल्यूशन है आप इसको फ़िल्टर करोगे। ओके, एक फ़नल लोगे, उसमें एक फ़िल्टर पेपर लगाओगे एंड नीचे कुछ रख देना चाइना डिश। जब आप इसको फ़िल्टर करोगे तो जो फ़िल्टर पेपर होगा इसमें कुछ क्रिस्टल्स आ जाएंगे। ओके, कुछ नहीं, सारे क्रिस्टल्स इसी में आ जाएंगे। कुछ ब्लू रेसिड्यू दिखेगा आपको इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर। जब आप इस फ़िल्टर पेपर को ओपन करोगे और कुछ टाइम के लिए उसको रख दोगे तो आप देखोगे आपको बहुत अच्छे ब्लू कलर के क्रिस्टल्स मिलेंगे इस फ़िल्टर पेपर पे। ओके, यही है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ओके, सो दिस वाज द 8th क्वेश्चन। Question number 9 is, explain how painting of an iron gate prevents it from rusting। कोई भी गेट है, आयरन गेट है, अगर हम उसमें पेंट कर देंगे तो वो रस्टिंग से कैसे बचेगा। सो द आंसर इज, फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर आर रिक्वायर्ड। Painting the iron gate will prevent the air and moisture to come in contact with iron and thereby will prevent rusting of iron। जो रस्टिंग होती है वो क्यों होती है, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर जब साथ में आयरन पे लगते हैं तो इसकी वजह से रस्टिंग होती है। ओके, जब आयरन को ऑक्सीजन भी मिलता है एंड मॉइस्चर भी मिलता है। ऑक्सीजन किससे मिलेगा, ऑक्सीजन विल गेट इट फ्रॉम एयर। ओके, जो कोई भी गेट है, आयरन का गेट है, उसको एयर मिलेगी तो उससे ऑक्सीजन मिलेगा एंड मॉइस्चर किससे मिलेगा, वाटर से। ओके, जब एयर एंड वाटर किसी भी आयरन को मिलेंगे तो उसकी वजह से रस्टिंग होगी। ओके, रस्टिंग। सो जो पेंटिंग है वो कैसे प्रिवेंट करती है रस्टिंग, कोई भी आयरन का सब्सटेंस है। ओके, दिस इज एन आयरन सब्सटेंस, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। उस पर आपने पेंट करा। ओके, उस पर आपने पेंट कर दिया तो पेंट से इस पर एक लेयर बन गई। ओके, पेंट से क्या हुआ कि इस जो सब्सटेंस था इस पर लेयर बन गई। ओके, ये कोई भी सब्सटेंस है जिस पे आपने ऊपर पेंट करा तो उससे लेयर बन गई। तो जो एयर एंड वाटर है, जो ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर है, वो इस आयरन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो आएगा भी तो वो इस लेयर के कांटेक्ट में आएगा, वो इस आयरन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। सो जब ये एयर एंड मॉइस्चर इस आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो उस पर रस्टिंग नहीं होगी। सो इसीलिए पेंटिंग द आयरन गेट विल प्रिवेंट द एयर एंड मॉइस्चर टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ आयरन एंड देयर बाय विल प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, इससे जो आयरन है उसकी रस्टिंग नहीं होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 is, explain why rusting of iron object is faster in coastal area than in deserts। जो आयरन की रस्टिंग होती है वो कोस्टल एरियाज में ज़्यादा क्यों होती है देन इन डेजर्ट्स। सो कोस्टल एरियाज कौन से होता है, कोस्टल एरियाज वो एरियाज होते हैं जो सी के पास होते हैं। ओके, सी या वाटर के पास होते हैं, उन एरियाज को हम बोलते हैं कोस्टल एरियाज। वेयर डेजर्ट, यू नो, डेजर्ट वो होती है जहाँ पे सैंड ज़्यादा होती है एंड जो डेजर्ट होता है वो थोड़ा हॉट क्लाइमेट होता है। ओके, वहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है। सो द आंसर इज, फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज असेंशियल। जैसे कि मैंने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इंपॉर्टेंट है। कोस्टल एरियाज हैव ह्यूमिड क्लाइमेट which means that the air in this region has a high moisture content, whereas desert have little water, therefore air in this region is dry, hence rusting occur faster in coastal areas than in deserts। जैसे कि मैंने बताया कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो सी एंड वाटर के पास होते हैं, सो वहाँ की जो एयर है उसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, उसमें ज़्यादा मॉइस्चर का कंटेंट होता है। ओके, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज, वहाँ की जो एयर होती है उसमें जो वाटर का कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। ओके, वेयर एज जो डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट्स, वहाँ की जो एयर होती है
वो ड्राई होती है, वहाँ पे वाटर तो होता नहीं है, डेजर्ट्स में यू नो कि वाटर नहीं होता। सो यहाँ की जो एयर होगी इसमें वाटर का कंटेंट क्या होगा, वाटर का कंटेंट लो होगा, क्योंकि वहाँ की एयर ड्राई है, वाटर कंटेंट होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे वाटर प्रेजेंट ही नहीं है। सो इसीलिए कोस्टल एरियाज़ में वाटर एंड एयर दोनों प्रेजेंट रहते हैं इन्वायरमेंट में। सो इसलिए वहाँ की जो आयरन रस्टिंग होती है वो प्रोसेस फास्ट होती है, वेयर डेजर्ट्स में सिर्फ एयर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वहाँ पे जो आयरन की रस्टिंग होती है वो उसका जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है। ओके, सो कोस्टल एरियाज हैव ह्यूमिड एयर, दैट मीन्स जो एयर होती है वहाँ की उसमें मॉइस्चर कंटेंट हाई होता है, इसलिए वहाँ पे जो रस्टिंग होती है वो फास्ट होता है। whereas in regions of deserts the air is dry, okay, जो एयर होती है वो ड्राई होती है, इसीलिए जो रस्टिंग होती है डेजर्ट्स में वो स्लो होती है देन कोस्टल एरियाज। Question number 11 is the gas we use in a kitchen is called as liquefied petroleum gas LPG. In the cylinder, it exists as a liquid. When it comes out from the cylinder, it becomes a gas, change A. Then it burns, change B. The following statement pertains to this change. Choose the correct one. A is process A is a chemical change. Process B is a chemical change. Third is both process A and B are chemical change. फोर्थ इज नन ऑफ दिस प्रोसेस इज अ केमिकल चेंज। हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारे किचन में गैस यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जब वो सिलेंडर में होती है तो वो लिक्विड में होती है, ओके, वो लिक्विड में एक्सिस्ट करती है, बट जब वो सिलेंडर से बाहर निकलती है तो वो जो चेंज होता है वो गैस में चेंज हो जाती है। सो दिस इज चेंज ए, ओके, ये एक चेंज है। देन इट बर्न्स, जो कि चेंज बी है। तो हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा केमिकल चेंज है या दोनों ही केमिकल चेंज है। जब जो सिलेंडर है उस सिलेंडर के अंदर जो हम गैस यूज़ करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ओके, वो किस फॉर्म में होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है, बट जब हम उस गैस को बाहर निकालते हैं तब वो गैस की फॉर्म में होती है, ओके। ये क्या है, इनसाइड सिलेंडर, ओके, इनसाइड सिलेंडर इट इज़ अ लिक्विड फॉर्म एंड आउटसाइड द सिलेंडर, ओके, आउटसाइड वो किसके फॉर्म में होती है, गैस के फॉर्म में। जो लिक्विड से गैस तक का जो चेंज है ये कौन सा चेंज है, दिस इज अ फिजिकल चेंज, ओके, ये एक फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। जो वाटर होता है, ओके, हम लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर। जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जब हम इस वाटर को हीट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है गैस में, बट रहता तो वो वाटर ही है ना, ओके, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज नहीं हुई है। यहाँ पे भी वो वाटर है, यहाँ पे भी वो वाटर है, बस यहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में एंड यहाँ पे वो गैस फॉर्म में। ये लिक्विड से जो गैस में कन्वर्जन होता है वो एक फिजिकल चेंज होता है, वो केमिकल चेंज नहीं होता। देन इट बर्न्स, चेंज बी, जो चेंज बी है वो है कि इट बर्न्स। जब हम किसी भी गैस को बर्न करेंगे तो वो CO2 निकालेगी या कोई सी भी गैस रिलीज़ करेगी, ओके, इन्वायरमेंट में स्मोक रिलीज़ होगा, ओके, स्मोक रिलीज़ होगा, गैस रिलीज़ होगी। ये कौन सा चेंज होगा, यहाँ पे कोई गैस है जो कि LPG है, ओके, LPG में जो गैस यूज़ की जाती है वो गैस है, बट यहाँ पे स्मोक एंड CO2 है। ये दोनों क्या है, ये दोनों जो एक डिफरेंट सब्सटेंस है, ओके, गैस जो LPG में यूज़ हुई है वो एक डिफरेंट सब्सटेंस है, वेयर एज जो स्मोक या कोई गैस निकली है बर्न होने के बाद वो एक दूसरे सब्सटेंस है, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंबशन हो रही है, यहाँ पे बर्निंग हो रहा है, ओके, यहाँ पे बर्न हो रही है, जो गैस है वो बर्न हो रही है। इसीलिए जो कंबशन का प्रोसेस होता है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ओके। यहाँ पे LPG में जो गैस थी वो थी, बट यहाँ पे जब ये गैस बर्न होगी तो कुछ और न्यू सब्सटेंस बनेगा, स्मोक एंड CO2 विल फॉर्म। इसीलिए जो बी प्रोसेस होगा, ओके, बी जो चेंज होगा वो होगा केमिकल चेंज। द आंसर विल बी सेकेंड, प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। आंसर क्या होगा, प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। here is the answer, process B is a chemical change, जो B है। second option is correct, process B is a chemical change. Last question of this chapter, that is question number 12, is anaerobic bacteria digest animal waste and produce a biogas, that is change 1. The biogas is then burned as fuel, change B. The following statement pertains to these changes. Choose the correct one. First is process A is a chemical change, second process B is a chemical change, third both process A and B are chemical change, fourth none of these process is a chemical change. आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट जो चेंज है वो है कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया होती है, एनारोबिक बैक्टीरिया मीन्स
वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करती है, ओके। इट वर्क्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो जो एनारोबिक बैक्टीरिया होती है वो एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करती है एंड प्रोड्यूस अ बायोगैस। जो एनिमल वेस्ट होता है, जो एनिमल्स की डेथ हो जाती है या कुछ भी जो एनिमल वेस्ट हुआ, तो एनिमल वेस्ट होता है वो बायोगैस में कन्वर्ट होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है काउ डंक, ओके। जो काउ डंक होता है वो एक एनिमल वेस्ट है, ओके। जब एनारोबिक बैक्टीरिया इस पे एक्ट करती है तो जो इसमें से प्रोड्यूस होता है वो होती है मीथेन गैस, ओके। मीथेन जो बायोगैस प्रोड्यूस हो रही है वो एक मीथेन गैस है, इट इज़ अ बायोगैस, ओके। सो ये क्या हो रहा है, जो पहले था काउ डंक था, अब वो मीथेन गैस में कन्वर्ट हो गई। सो ये जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, दिस विल बी अ केमिकल चेंज, ओके। क्योंकि दो न्यू सब्सटेंस हमें मिल रहे हैं, पहले वो काउ डंक था, अब उसमें मीथेन गैस फॉर्म हुई जो कि बायोगैस है। सो ये चेंज कौन सा होगा, ये होगा केमिकल चेंज। सेकेंड इज देन द बायोगैस इज देन बर्नड एज फ्यूल। जो ये बायोगैस फॉर्म हुई है हम उसको बर्न करते हैं एज अ फ्यूल। जब हम इसको बर्न करेंगे, ओके, इसको बर्न करेंगे तो इस बर्न को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंबशन। जो बर्निंग होती है दैट इज कॉल्ड एज कंबशन। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो कंबशन होता है इट इज़ अ केमिकल चेंज। जो कंबशन होता है, जब कुछ भी बर्न होता है तो वो एक केमिकल चेंज होता है क्योंकि न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है। कहीं पे भी जो कंबशन होगा, हीट होगी, कुछ भी बर्न होगा तो वो एक केमिकल चेंज होगा, ओके। सो जो प्रोसेस बी है एंड जो प्रोसेस ए है वो दोनों क्या है, वो दोनों ही केमिकल चेंज है। सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, थर्ड, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल changes, okay। Answer number third, option number third will be correct. If you like this video, please subscribe to Arinja Academy. Visit our site arinjaacademy.com for more details. Thank you.